नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, हालिया दिनों में कांग्रेस ने कई राज्यों में अपने प्रभारियों का की बदली की और उसी क्रम में झारखंड से गुलाम अहमद मीर की विदाई हुई। एन राजू, जो मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के शिल्पकार माने जाते हैं, राहुल गांधी के बेहद विश्वसनीय माने जाते हैं, करीबियों में गिनती होती है। उन्हें झारखंड कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया और इसके बाद एन राजू की झारखंड में एंट्री हुई और फिलवक्त वे चाईबासा में संगठन की बैठक कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि चाईबासा ही क्यों? क्या चाईबासा सहित कोल्हान में कांग्रेस का जो कभी इकबाल हुआ करता था, उसकी जमीनी ताकत हुआ करती थी, क्या कांग्रेस उस ताकत को वापस पाना चाहती है या इसके पीछे कोई खास रणनीति भी है? और यदि वो रणनीति है तो क्या है? इस वक्त हमारे साथ हैं, फ्रेम में आप देख रहे हैं, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार मनीष रंजन जी हैं। तो उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है और किन परिस्थितियों में गुलाम अहमद मीर की विदाई हुई और एन राजू का ये जो ऑपरेशन झारखंड है, वह किस दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत मित्र के चैनल पे एक बार फिर से हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। जी। क्या लगता है, ये गुलाम अहमद मीर अचानक से पैदल कर दिए गए विधानसभा चुनाव के बाद, इसके पीछे कुछ कारण नज़र आता है क्या? ये साधारण सी कार्रवाई है। देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान भी या उससे पहले करें तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम मोहम्मद मीर, चूँकि वो उस समय उससे पहले झारखंड चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था, तो वो वहाँ से उम्मीदवार भी थे, विधायक भी चुन के आए, जीते भी। तो उनकी व्यस्तता की वजह से माना जा रहा था और उनके खिलाफ कई तरह के शिकायतें भी केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुँची थी, केशव वेणुगोपाल के पास पहुँची, राहुल गांधी के पास पहुँची। तो ये लगा कि उन पर ऊपर किसी तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन चूँकि चुनाव का वक़्त था। वक़्त था और देखा कि ठीक पहले चुनाव से ठीक पहले राजेश ठाकुर को भी हटा दिया गया जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हुँ, क्योंकि उनकी जो ट्विनिंग बहुत अच्छी थी। हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन से भी थी, गुलाम अहमद मीर से भी मीर से बहुत भी। अच्छी ट्विनिंग थी, लेकिन शायद जातीय हुँ, कॉम्बिनेशन के हिसाब से हुँ, अ, एक ओबीसी चेहरा शायद लाना था, इस वजह से या संगठन की अपनी कोई मजबूरी होगी या अपना तालमेल होगा। उसके वजह से प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया। प्रदेश प्रभारी के नाम पर को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुँ, लेकिन इस बार अचानक से प्रदेश प्रभारी को हटा दिया गया, एन राजू को लाया गया। कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है, हमने देखा कई प्रदेश अध्यक्ष और कई प्रदेश प्रभारी देश के अलग-अलग राज्यों के प्रभारी बदले गए। उसके पीछे राहुल गांधी जो अपना एक ऑपरेशन बना रहे हैं या उनको जो लग रहा है कि उनकी अपनी एक टीम होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसको लेकर चल रहे हैं और ये माना जा रहा है अभी तो प्रभारी बदले हैं, बिहार और झारखंड दोनों के प्रभारी बदले। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएँगे। झारखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की बातें हो रही हैं। कुछ चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, वो दिल्ली दौड़ भी रहे हैं। 2-3 दावेदार माने जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के। नहीं उसको हम लोग थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। एक तो बंधु तिर्की की चर्चा होती हाँ, रहती है। बंधु तिर्की गए हैं, राजेश ठाकुर भी आप देखे होंगे कि हाँ, पिछले दिनों वो राजेश ठाकुर भी गए हैं, बंधु हुँ। तिर्की भी गए हैं। तो ये सब भी एक दावेदार माने जाते हैं और ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता। नहीं बन और हाँ, शायद तो इसका कारण यह है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ओबीसी हैं और कांग्रेस का जो विधानसभा में नेता है, वो प्रदीप यादव, वो वो भी भी ओबीसी हैं। बिल्कुल, वो ओबीसी चूँकि 2-2 ओबीसी है तो ये हुँ, भी हो सकता है कि जो है एक आदिवासी कोई चेहरा आ जाए, उसमें हुँ, बंधु तिर्की का नाम चला था या बंधु तिर्की प्रयास में लगे हुए हैं, हुँ, बहुत दिनों से प्रयास में लगे हुए हैं बंधु तिर्की की वो प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन बंधु तिर्की को लेकर
एक समस्या आ रही है कि चूंकि बंधु तिर्की की बेटी सरकार हुँ, में मंत्री है, तो क्या सरकार बेटी सरकार में मंत्री और पिता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष, अध्यक्ष होंगे। तो एक ही पावर सेंटर या एक ही हुँ, परिवार के पास पूरा पावर सेंटर हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, उसको लेकर थोड़ा-सा मुझे लगता है कि रस्साकसी चल रही है। हालाँकि जो एन राजू हैं उनसे बंधु तिर्की के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हुँ, अ, और केंद्रीय नेतृत्व से भी बंधु तिर्की के अच्छे रिश्ते रिलेशन रहे हैं। और इनकी ट्विनिंग बंधु तिर्की की एन राजू से बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि बंधु तिर्की के नाम को पूरी तौर पे अभी भी खारिज नहीं किया जा नहीं रहा है। और किया जब प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा तो हो सकता है कि इन 2 नाम में से कोई एक नाम आए या कोई नया नाम भी आ सकता है। हुँ। तो लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा बिहार झारखंड में, इस बात की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। एक चीज़ जो आती है, जो गुलाम मोहम्मद मीर की विदाई हुई, उस बारे में शायद कुछ इशारा आपने भी किया कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दरमियान टिकट बँटवारे में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा खेल हुआ और उसमें नाम गुलाम मोहम्मद मीर का भी आया, प्रदेश जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, इनका भी नाम आया। हालात यह हो गई कि लोकसभा टिकट का दिया गया इनको दीपिका पांडे को और फिर अचानक से वापस लिया गया। इधर विधानसभा चुनाव में देखें तो अखिलेश यादव ने सरेआम लगा दिया कि 4 करोड़ की राशि माँगी गई। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ट्रांसपेरेंसी नज़र कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण में नज़र नहीं आई। नहीं, आपने सही कहा कि टिकट वितरण को ले भी सवाल उठे। और आपको याद होगा कि जब जामताड़ा में पिछले महीने जामताड़ा नहीं, जरमुंडी में जब इरफान अंसारी का जो पैतृक घर है, वहाँ पर उमाशंकर अकेला की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई। वो हुँ, उमाशंकर अकेला जो कांग्रेस पर हुँ, पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा चुके हैं। तो आनन-फानन में फिर उनकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया, या हुँ, ये कहा गया कि नहीं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, हुँ, उन्होंने प्रदेश प्रभारी से आके बस मुलाकात की है। हुँ, तो ऐसे जो कुछ फैसले हुए, हुँ, एक तो टिकट काटना और फिर टिकट काटने के बाद जो बागी हो गया हो, जिसकी वजह से उम्मीदवार हार गया हो, कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार हो, उसको फिर चुनाव खत्म के होने के 2-3 महीने के अंदर ही फिर पार्टी में वापस ले लेना और इस तरीके से लेना। तो आप देखिए कि उमाशंकर अकेला रांची से लेके दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं कि हुँ, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर। तो इस तरह के जो कुछ विवादास्पद फैसले हुए, कुछ आरोप भी लगाए गए, तो ये सभी कारण माने जा रहे हैं कि इस वजह से जो है वो शायद प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी संभावनाएँ उस वजह से ज़्यादा बन रही है। बन रही है। क्या है कि कांग्रेस को सामाजिक समीकरणों को भी साधना है, सिर्फ़ पिछड़े चेहरे के आगे भरोसे राजनीति नहीं की जा सकती। उसे किसी न किसी आदिवासी को या किसी नॉन ओबीसी को या किसी माइनॉरिटी को सामने लाना होगा ताकि उसका भी एक बड़ा वोट बैंक है। अब एक जो सवाल उठता है कि एन राजू जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और राहुल गांधी के पॉलिटिकल एंट्री के पहले या पॉलिटिक्स के पहले भी जब राहुल इतना सक्रिय नहीं थे तो मनरेगा राइट टू इंफॉर्मेशन दूसरे तमाम योजनाओं के शिल्पकार माने जाते हैं या उनमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी ने इस बार अपने एक बेहद खास व्यक्ति को झारखंड भेजा है और एक बड़ा मुहिम का हिस्सा है यह। देखिए, राहुल गांधी दक्षिण भारत की राजनीति अब ज़्यादा कर हम्म, रहे हैं, या कह लें तो केरल अब एक तरीके से कहा जाएगा कि हम्म, उनका गढ़ है। हम्म, तो वहाँ के जो नेता है वो उनके ज़्यादा विश्वस्त है, ज़्यादा हम्म, करीबी है। इसलिए हम देखते हैं कि केशव वेणुगोपाल जो है वो उनको एक तरीके से कहा जाए तो नंबर 2 की हैसियत भी कांग्रेस में हम्म, वो रखते हैं। तो उसी एक तरीके से कहा जाए कि राहुल गांधी के की उसी वही छाप जो है वो एन राजू के रूप में आई है। हम्म, और राहुल गांधी अपने लोगों की आँखों से संगठन को देखना चाहते हैं। हम्म, ऐसे इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं कि कोई दूसरा दिखा रहे। हुँ, तो वो उनके जो विश्वस्त लोग हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट उन तक पहुँचे कि वाक़ई में उन प्रदेशों में चल क्या रहा है। और एन राजू की जो एंट्री है, शायद उसी रूप में है। और जब गुलाम मोहम्मद मीर भी आए थे तो इस तरह की ही बातें कही जा रही थी कि ऐसे प्रभारी को लाया गया है जो बना है। लेकिन उन पर कई तरह के आरोप है। और सत्ता ऐसी चीज़ है हुँ, कि कई बार लोगों को के ऊपर आप कह सकते हैं कि वो कोयले की खान की तरह है कि आप हुँ, वहाँ से बेदाग होके निकलेंगे, इसकी गुंजाइश कम होती है। तो कि जो है वो गुलाम अहमद मीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। एन राजू अब तो आए हैं तो सत्ता के साथ ही आए हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, राहुल गांधी तक वो कैसी रिपोर्टिंग कर पाते हैं, वो वाक़ई जो ज़मीनी स्तर में कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है, वाक़ई वो चीज़ बताते हैं, या जो यहाँ के बड़े-बड़े नेता जो अपने अनुकूल फीडबैक देते हैं, उसको पहुँचाते हैं, ये देखना होगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है,
एन राजू की एंट्री के पहले कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित विधायक थे, मंत्री सहित सारे लोगों ने दिल्ली का दौरा किया। एक बात जो छन के आई कि राहुल गांधी या कांग्रेस का जो संगठन है, झारखंड में कांग्रेस की जो भूमिका है सत्ता के साथ रहते हुए भी खुश नजर नहीं आ रही है। उनका मानना है कि जेएमएम जो है अपने कोर एजेंडा को तो इम्प्लीमेंट कर रही है। वो मैया सामान योजना जिस हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के पास है, पैसे की व्यवस्था उनको करनी है, पर श्रेय किसे जा रहा है? श्रेय तो हेमंत सोरेन को मिल रहा है। तो कांग्रेस का जो कोर एजेंडा द कास्ट सेंसस, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और दूसरी योजनाएं भी थी कांग्रेस की, वो कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चली गई और इसके कारण कांग्रेस के जो आला कमान है या ऊपर का जो नेतृत्व है कुछ नाराज चल रहा है। नहीं, आपने सही बातें कही कि कांग्रेस का कोर एजेंडा अभी कुछ कहीं न कहीं बहुत हद तक बैकफुट पे है। हुँ, बैकफुट पर होने की वजह जो समझ में आती है वो ये है कि पिछली हेमंत सरकार और इस हेमंत सरकार दोनों हुँ, में अंतर है। पिछले हेमंत सरकार कांग्रेस की बैसाखी पे थी हुँ, और अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको कांग्रेस की बैसाखी की वैसी ज़रूरत नहीं है। नहीं है। है समर्थन में है, हुँ, लेकिन उस भूमिका में इसलिए आप देखेंगे कि जब जो लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार वो मंत्री नहीं बने, नंबर हुँ, 2 की हैसियत उनको हुँ, नहीं मिली। उसके पीछे जो वजह मानी जाती है वो ये वजह ये मानी जाती है कि कहीं न कहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व है, वो नहीं चाहता था कि वो मंत्री बने और वो चाहते थे कि जो उनके विश्वस्त हो या उनके जो करीबी हो या जिन पर उनको विश्वास है वैसे नाम हो और अभी जो वित्त मंत्री बने अ, वो भी आप उनको देखिएगा कि चुनाव से ठीक पहले उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग होती है। हुँ, कांग्रेस में ज्वाइनिंग होती है, कांग्रेस उनको टिकट देती है और राधाकृष्ण किशोर चुनाव जीत के आते हैं और मंत्री बन जाते हुँ, हैं और सबसे कम मार्जिन से एक तरीके से कहिए तो चुनाव वो जीत के आते हैं और फिर भी मंत्री बनते हैं और उनको सरकार में नंबर 2 की हैसियत हैसियत मिलती है। मिलती है। तो ये दिखाने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि सरकार उनके अनुकूल चलेगी और जो कहा जाता है कथित तौर पे जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल लिंग ब्लैकमेलिंग वो इस बार हेमंत सोरेन किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे हैं कि वो हो और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस दबाव में महसूस कर रही है इसलिए जो प्रभारी बदले गए हैं उसके पीछे भी यही कहीं ना कारण कहीं ऐसी कहानी की कांग्रेस चाहती है कि वो जमीनी स्तर पर कम से कम जो है अपने आप को मजबूत बनाए रखे या मजबूत करे क्योंकि 2029 के चुनाव में कांग्रेस किस स्थिति में होगी, झारखंड के मुक्ति मोर्चा किस स्थिति में होगी, हुँ। बीजेपी किस स्थिति में होगी, कमजोर हो चुकी आजसू किस स्थिति में होगी, ये कोई नहीं कह सकता अभी। कुछ सियासी जानकारों का आकलन है कि 2029 में जो विधानसभा के चुनाव होना है, ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के तहत ही लड़ा जाए। क्योंकि हेमंत सोरेन का जो औरा बढ़ा है, जो उनका सामाजिक जनाधार बढ़ा है और एक योद्धा के रूप में सामने आए हैं, उसके पैरेलल कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। तो निश्चित रूप से यदि चुनाव दोनों साथ में लड़ते हैं तो कांग्रेस को कंप्रोमाइज ज्यादा करना पड़ेगा और कांग्रेस चाह चाहती नहीं है कि उसका जो जनाधार है उसके हाथ से इस तरह खिसके और शायद इसीलिए इन राजू को भेजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल फिर उभरता है कि चाय बासा ही क्यों कहने का मतलब यह है कि चाय बासा या जो पूरा कोल्हान का जो क्षेत्र है, कांग्रेस कभी वहां बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करती थी। संथाल में जेएमएम हुआ करती थी। पर धीरे-धीरे देखिए कुछ वर्षों में उस कोल्हान से ही कांग्रेस का सफाया हो गया। तो क्या जो चायबासा की मीटिंग है, उसी ज़मीन को वापस पाने की कोशिश है? सही कहा आपने कि चाईबासा या कह लें को कोल्हान ही कोल्हान एक समय कांग्रेस पार्टी का गढ़ था या आज की तारीख में भी कहे कि उसमें अगर पूरी तौर पे देखा जाए तो एक पूरे कोल्हान को जोड़ दिया जाए तो एक जेडीयू के विधायक हुए सरयू राय, हुँ, एक जो है वो सुना सोनाराम सिंह कांग्रेस के विधायक है, उसके बाद पूरा एक बीजेपी के जो हुँ, है वो चंपई सोरेन, ज तो उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कहीं न कहीं ज़मीन पे कुछ न कुछ हिस्सा कांग्रेस का अभी है। तो हाँ, ये कांग्रेस पार्टी को इस बात का आभास है, भले इस बार चाईबासा की सीट लोकसभा चुनाव में छीन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कोल्हान में, चाईबासा में आप देखेंगे कि उसी
कोल्हान में जमशेदपुर सीट से अजय कुमार कभी लोकसभा का हम्म। चुनाव जीत के आए, तो वो उन इलाकों में प्रदीप कांग्रेस के बालमुची वहीं से है। प्रदीप बालमुचु भी हैं और प्रदीप मधु बालमुचु, गीता कोड़ा भी गीता वहीं। कोड़ा भी, तो भले समय समय पर वो लोग कांग्रेस पार्टी में हम्म। रहे, प्रदीप बालमुचु भी गए फिर आए, हम्म। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे प्रदीप बालमुचु, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उस इलाके में अभी भी उनके लिए पोटेंशियल है, इसीलिए वहां का जोर दिया गया है कि उन इलाकों में मेहनत की जाए जहां पर वो अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर सकती एक है। कारण महतो पॉलिटिक्स भी है क्या? क्योंकि ठीक है कि वो सारी सीटें, लगभग सारी सीटें एसटी रिजर्व है, लेकिन कहा जाता है या दावा किया जाता है कि वहां जिसके साथ कुर्मी समुदाय जाएगा कोल्हान में, जीत उसी की होगी। मतलब हार और जीत का फैक्टर कुर्मियों के हाथ में होता है। प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा में एक कुर्मी है, तो क्या कांग्रेस की चाहत यह है कि कुर्मी पॉलिटिक्स को, जो उसके हाथ से बिल्कुल खिसक गया था, एक बार फिर से खड़ा करे और अधिक खड़ा करे, करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। तो खबर यह है कि शैलेंद्र महतो जा रहे हैं जेएमएम में, जिसका मतलब कांग्रेस और जेएमएम में भी शाह मात का खेल हो रहा है। नहीं, राजनीति में तो हर पार्टी गठबंधन में ही सहमत का खेल करता है। बीजेपी आजसू के साथ खेल करती है, आजसू बीजेपी के साथ, के कांग्रेस जेएमएम के साथ करते हैं, जेएमएम का ये होता है खेल। हमने चुनाव में भी देखा कि आरजेडी ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उम्मीदवार दे दिया हाँ, कांग्रेस ने, तो ये चीजें और होती हैं। फायदेमंद हो गया, हाँ, निकल गया। हाँ, तो ये चीजें होती है चुनाव में कि इस तरीके से इस तरह का खेल किया जाता है। लेकिन जहां तक कुर्मी वोट की बात है, तो आज की तारीख में हमें लगता है कि जो जयराम महतो है, हम्म। उनका बहुत हद तक उस आज बढ़ वोट पर गया। कब्जा हो चुका है। और दूसरे बड़े उसके दावेदार आज की तारीख में, या दो बड़े दावेदार कहे तो सुदेश महतो ही है। सुदेश महतो। उसके बाद जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है वो व्यक्ति के आधार पे, अगर आपका कैंडिडेट उस जाति से है तो उसको वोट मिलता है। बाकी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी जब जगन्नाथ महतो थे तो उसका एक हिस्सा आता था झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। अभी भी मथुरा महतो या योगेंद्र प्रसाद के रूप में कहे तो उनके पास है, लेकिन उस रूप में नहीं है जितना कि सुदेश महतो या जयराम महतो के पास है। और जो कभी होता था टाइगर, इस टाइगर के पहले हाँ, जो टाइगर थे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जगन्नाथ महतो, महतो, उनका जो रुतबा हुआ करता था उस कद का अब हाँ, उस कद का झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी नेता नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है पार्टी के नंबर 2। पास। लेकिन उस समय भी आप मान के चलिए कि सुदेश महतो के बाद नंबर 2 जगन्नाथ महतो माने जाते थे। तो आज की तारीख में जयराम महतो और सुदेश महतो ही उस वोट बैंक के प्रबल दावेदार भी हैं। और जयराम महतो नंबर 1 पोजीशन हाँ, पे। आज की तारीख में तो अगर जीत गए तो जो जीता वो वह सिकंदर है वो। सिकंदर। एक चीज आपने जो कही कि रामेश्वर उरांव को किनारे किया गया, खबर यह भी है कि अनूप सिंह, जो जिनके बारे में दावा किया जाता है कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी है, दावा यह है कि हेमंत सोरेन ही ने ही उन्हें मंत्रिमंडल पर एंट्री पर रोक लगा दी। तो दरअसल मेरा क्वेश्चन यह है, मेरा सवाल यह है कि झारखंड की पॉलिटिक्स में एक झारखंड कांग्रेस की भी चर्चा होती है और दावा किया जाता है कि एक बड़ा नेता झारखंड कांग्रेस के सूत्रधार थे और उन्हीं के इशारे पर जो कोलकाता कैश कांड और सारी सारी गतिविधियां चल रही थी, कांग्रेस के नेताओं की जो दौड़ हो रही थी दिल्ली तक, इसके पीछे खास चेहरा था। और हेमंत सोरेन इस बार उस ऑपरेशन झारखंड कांग्रेस का जो शिल्पकार थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके साथ ही दूसरे और तमाम चेहरे जो उसमें संलिप्त थे, उनका कद भी कहीं न कहीं सीमित किया। तो देखिए, क्या कांग्रेस का जो धक्का पहुंचाने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका ऑपरेशन हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जो 5-6 महीने जेल में रहे, उन्होंने कई चीजों को फिल्टर किया। हाँ, तो उन्होंने कई अपने करीबी नेताओं को भी फिल्टर किया हाँ, और ये देख लिया कि किसको कितने करीब रखने की जरूरत है। और इसलिए अब मुझे लगता है कि कांग्रेस हेमंत सोरेन इस बार बदले हुए रूप में काम कर रहे हैं। तो ये वजह है। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी के दबाव में, जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कई तरह के दबाव भी दिए, तो ये इस बार हेमंत सोरेन किसी दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, ये बातें बताती है। वो कांग्रेस का भी जो मंत्रिमंडल बना है, वो मंत्रिमंडल हेमंत सोरेन की ही कहीं ना कहीं उस पर छाप है या अच्छा। उनकी मंजूरी से ही उस पे लगा है। एक चीज आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल गठन करने के पहले दिल्ली से एक चिट्ठी आई थी
और उसमें मंत्रियों का नाम तक लिखा गया, हालांकि कांग्रेस की उससे भद पिट गई। हेमंत सोरेन ने उसे कोई विशेष तवज्जो नहीं दिया, जैसी मर्जी हुई मंत्रिमंडल चलाए। बीच बीच में तो आप ये भी देख रहे होंगे कि इरफान अंसारी जो पहले कहते थे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे स्वास्थ्य मंत्री दिया जाए, हालिया दिनों में नजर खबर यह है कि उनकी नजर ग्रामीण विकास विभाग पर भी है। नहीं, पिछली बार ग्रामीण विकास मंत्री वो थे तो हाँ, उसमें जो कुछ खेला हुआ, इसलिए हाँ, हमने कहा ना कि हेमंत सोरेन ने कई चीज़ों को फ़िल्टर किया फिल्टर कर है। दिया है। तो उसमें जो जिस तरह का खेला हुआ कहा जाता है कि उस दौरान खेला हुआ था कि उनके कम कार्यकाल में, तो इस बार वो खेला रोक और दिया खेला है। इस कदर हुआ था कि इरफान अंसारी ने तबादले किए थे और तबादले को एक ही झटके में रोक दिया रोक गया। रोक दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें इस बार हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि हाँ, कोई इस तरह की चीज़ें हों जिससे कि सरकार की फजीहत हो। तो शायद इसलिए जो भी चीज़ हो रहा है वो हेमंत सोरेन की आँखों से और नज़रों से होकर ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं उस झारखंड कांग्रेस के जो शिल्पकार थे, उनका नाम लेना शायद अभी मुनासिब नहीं होगा, फिर कभी